आज की इस वीडियो में यूनिट 2 का अभ्यास सेट 2 हम करने वाले हैं और टोटल 30 क्वेश्चन का ये सेट है। इसमें 30 क्वेश्चन हैं जिसमें हम यूनिट 2 के बारे में और अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आप सबकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रायड के अनुसार हम अपने व्यक्तित्व के किस भाग के साथ पैदा होते हैं जो हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की अनुमति देता है। तो हम अपने व्यक्तित्व के किस भाग के साथ पैदा होते हैं जो हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की अनुमति देता है? ऑप्शन क्या है? ए ईद, बी ईगो, सी सुपर ईगो या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ए ईद। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? अल्बर्ट बैंडूरा व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोण के समर्थक थे? अल्बर्ट बैंडूरा वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ विच पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी। तो देखिए जहां पे बैंडूरा की बात आएगी वहां पे कौन सा शब्द आएगा? सोशल। ठीक है, वो सामाजिक कॉग्निटिव, सामाजिक संज्ञानात्मक जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो इस तरह की जो व्यक्तित्व दृष्टिकोण है इसके वो समर्थक थे। तो बैंडूरा जहां पे भी सामाजिक आएगा, सोशल आएगा, उसका संबंध किससे है? और बैंडूरा क्वेश्चन है या ऑप्शन में दिया हो और बात सामाजिक की मतलब जा रही हो तो वहां पे जो 99% जो आंसर क्या आएगा? बैंडूरा आएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि जिन लोगों का व्यक्तित्व गुण, मतलब जिन लोगों में व्यक्तित्व का कौन सा गुण है, कौन सा ट्रेट है उच्च होता है, वो लोग बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, आशावादी होते हैं, मिलनसार होते हैं, सोशलेबल होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और अपबीट होते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं? इनमें कौन सा गुण ज्यादा होता है? इंट्रोवर्जन होते हैं, ठीक है, न्यूरोटिसिज्म होते हैं, एक्सट्रोवर्जन होते हैं या एग्रीएबलनेस होते हैं? तो कौन से तरह के लोग होते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, देखिए जब हम बात करें ना, सोशलेबल कह रहे हैं हम, ठीक है, मिलनसार कह रहे हैं, आशावादी हम कह रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक कह रहे हैं और इसमें से गेस करने का सबसे अच्छा तरीका सोशेबल है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? एक्सट्रोवर्जन से है, बहिर्मुखता से है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि व्यक्तित्व की विशेषताएं या गुण जो आसानी से अवलोकनीय व्यवहार से अनुमानित किए जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह के गुण को हम क्या कहते हैं? मतलब एक सीधा सा एग्जांपल है कि आपके घर के आसपास या आपके स्कूल कॉलेज में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनसे आप बात नहीं करते होंगे, लेकिन आप उनके बारे में आपको चीजें पता होंगी कि वो कैसा है, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, कैसे पता चलता है? आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं उसको हमेशा, तो ऑब्जर्वेशन से ही आप उसके बारे में आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है। ठीक है, इंसान में हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, एक जो वो बाहर से दूसरों को दिखाता है, ठीक है? और एक अंदर। तो अंदर से इंसान कैसा है हमेशा पता नहीं चलता, लेकिन बाहर से कैसा है वो दूसरे लोग दूर से देखकर ही उसके बारे में बता देते हैं। तो इस तरह की जो व्यक्तित्व की विशेषताएँ, गुण, ठीक है, जिसे आसानी से अवलोकनीय व्यवहार से अनुमानित किया जा सकता है, इस तरह के गुण को हम क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? इस तरह के गुण को क्या कहते हैं? सरफेस ट्रेट। ठीक है, केटल ने इसको अपनी थ्योरी में इसकी बात की थी, सतही शील गुण। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि आलपोर्ट का विचार है कि जिन गुणों के इर्द गिर्द कोई व्यक्ति अपने जीवन को व्यवस्थित करता है, Alport's idea that the traits around which someone organizes their life are called, इस तरह के ट्रेट को, इस तरह के गुण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? कार्डिनल ट्रेट्स है, सेंट्रल ट्रेट्स है, सेकेंडरी ट्रेट्स है या सोर्स ट्रेट्स है? क्या कहते हैं इसको? प्रधानशील गुण कहते हैं, केंद्रीयशील गुण कहते हैं, गौणशील गुण कहते हैं या स्रोतशील गुण कहते हैं? कि जिन गुणों के इर्द गिर्द व्यक्ति अपने जीवन को व्यवस्थित करता है, उसका जो मेन गुण है, तो जो मुख्य गुण है उसे हम क्या कहेंगे? कार्डिनल ट्रेट्स कहेंगे, प्रधानशील गुण हम उसको कहेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है कि बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स में व्यक्तित्व के कितने मूल आयाम हैं? कि हाउ मैनी बेसिक डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी आर देयर इन बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो जब बिग 5 की बात की जा रही है तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन में ही आंसर है, बिग 5 मतलब राइट आंसर इसका क्या है? 5। अब क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ रहा होगा ना कि जब बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स, तो चलो क्वेश्चन में हमने देख लिया, लेकिन है क्या? ये 5 ट्रेट्स कौन से हैं? तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए ये 5 ट्रेट्स कौन-कौन से हैं? पहला अगर हम बात करें, ठीक है, एग्रीएबलनेस है, सहमति है, कर्तव्यनिष्ठा है, बहिर्मुखता है, विक्षिप्तता है, ठीक है, जिसको न्यूरोटिसिज्म कहते हैं, या ओपननेस, खुलापन है। ठीक है?
तो यहाँ पर आप इनकी इमेज भी आप देख सकते हैं। ओपननेस, जो लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। एग्रीबलनेस की अगर हम बात करें, लोग जो आपसी सहमति से काम करते हैं। न्यूरोटिसिज्म की बात करते हैं, तो जो लोग हमेशा मतलब मानसिक रूप से हमेशा तनाव में रहते हैं, परेशान रहते हैं। एक्स्ट्रावर्जन, जो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं। और जो अगर हम बात करते हैं कर्तव्यनिष्ठ की बात करते हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो 5 ये पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 7 की, ठीक है। तो 7 में क्या पूछा है कि यह विचार कि आप किसी के चेहरे का अध्ययन करके उसके व्यक्तित्व का आकलन कर सकते हैं। अक्सर सुना है ना फेस रीडिंग, कि चेहरे का मतलब चेहरे के भाव से ही बता देंगे कि सामने वाला कैसा है, क्या सोच रहा है। तो इस तरह की व्यक्तित्व आकलन को हम क्या कहेंगे? फ्रेनोलॉजी कहेंगे, फिजियोलॉजी कहेंगे, सोमैटोलॉजी कहेंगे या फिजियोग्नोमी कहेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या है? ए है, बी है, सी है या डी है? क्या है इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। फिजियोग्नोमी इसको हम कहेंगे, फेस रीडिंग, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे क्या पूछा है? एक्सट्रोवर्ट हैव पार्टिसिपेशन की बहिर्मुख लोगों की, ठीक है, डैश भागीदारी होती है। तो देखिए, जब हम एक्सट्रोवर्ट की बात करते हैं ना, बहिर्मुख की बात करते हैं, और ऑप्शन में क्या है? मेंटल, सोशल, फिजिकल एंड नन ऑफ दिस। तो जब हम एक्सट्रोवर्ट की बात करते हैं, तो सीधा सा इसका आंसर क्या होगा? सामाजिक, सोशल, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है कि कुछ गुण बदले नहीं जा सकते, फ्यू ट्रेट्स कैन नॉट बी चेंज। तो ऐसे कौन से गुण है जिसको बदला नहीं जा सकता? न्यू ट्रेट्स है, अडोप्टेड है, जो अपनाए गए हैं, इनबोर्न है या नेचुरल है? तो कौन सा है जिसको बदला नहीं जा सकता? तो इसका राइट आंसर है इनबोर्न। जो आपको बाय बर्थ आपको जो गुण मिले हैं, उसको बदला नहीं जा सकता जल्दी से, ठीक है। तो इस तरह के जो ट्रेट हैं, उसको हम क्या कहेंगे? इनबोर्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब 10 में क्या पूछा है? मिली इज फ्रेंडली, कि मिली मिलनसार है। मिलनसार, ठीक है। मिलनसार, फिर से हम बात करेंगे। मिलनसार मतलब सोशल। ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर्स एंड कंपैशनेट, कि हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती है। और मतलब हम उम्मीद करेंगे कि मिली इन बातों में उच्च स्कोर करेगी। तो मिली जो है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, ठीक है। मतलब काफ़ी सोशल है, और ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती है, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है। तो इस तरह की जो क्वालिटी है, ठीक है, तो इस मिली में कौन-सी जो क्वालिटी है, कौन-सा जो गुण है ज़्यादा है? तो ऑप्शन क्या दे रखा है कि एग्रीएबलनेस, सहमतता है, एक्सट्रोवर्जन है, न्यूरोटिसिज्म है या ओपननेस है? कौन-सा गुण मिली में ज़्यादा है? ए है, बी है, सी है और डी है। तो देखिए, जब फ्रेंडली है, ठीक है, हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहती है, ठीक है। तो मतलब क्या कि मिली जो है बहुत ज़्यादा सोशल है, तो यहाँ पर जो गुण क्या होगा? एक्सट्रोवर्जन, बहिर्मुखता, ओके। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 में क्या पूछा है? शेल्डन प्रपोज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेट, कि शेल्डन ने 3 अलग-अलग प्रकार के लक्षण प्रस्तावित किए थे पर्सनैलिटी के, ठीक है। इनकी जो थ्योरी कौन-सी थी? इनकी जो हम बात कर रहे थे, टाइप थ्योरी थी, ठीक है। तो शेल्डन प्रपोज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेट, और ये 3 जो ट्रेट हैं, ठीक है। और उनमें से क्या पूछा है कि एक फुटबॉल खिलाड़ी का सबसे अच्छा वर्णन करने वाले उन तीनों में से कौन-सा लक्षण है जो एक फुटबॉल प्लेयर का सबसे अच्छा वर्णन कर सकता है? कल की वीडियो में लास्ट में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो कौन-सा गुण है, ठीक है, जो एक स्पोर्ट्समैन जो होता है, एक खिलाड़ी होता है, उसके अंदर होते हैं? मेसोमॉर्फिक होता है, एंडोमॉर्फिक होता है, एक्टोमॉर्फिक होता है, एक्टोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तो कौन-सा गुण होता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? एक प्लेयर में कौन-सा गुण जो है, एक फुटबॉल प्लेयर या क्रिकेट कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो एक फुटबॉल खिलाड़ी का सबसे अच्छा वर्णन करने वाला उनमें से लक्षण कौन-सा है, जो 3 शेल्डन ने दिए थे, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, मेसोमॉर्फिक, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में क्या पूछा है? साइकोलॉजिस्ट सीक टू अंडरस्टैंड मनोज पर्सनैलिटी थ्रू हिज थॉट, बिलीफ एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिज बिहेवियर इन सर्टेन सिचुएशन। दिस इज नोन एज, कि मनोवैज्ञानिक मनोज के व्यक्तित्व को उसके विचारों, विश्वासों और कुछ स्थितियों में उसके व्यवहार पर उनके प्रभाव के माध्यम से समझना चाहते हैं। तो इसे इस प्रकार जाना जाएगा, कैसे जाना जाएगा?
ट्रेट अप्रोच के थ्रू, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के थ्रू, कॉग्निटिव अप्रोच के थ्रू, साइको एनालिटिक अप्रोच के थ्रू। तो देखिए एक चीज ना यहाँ पे आप थोड़ा सा देखने वाली चीज है कि जब हम बात करते हैं, ठीक है, पर्सनालिटी थ्रू इट्स थॉट्स की बात करते हैं, सोच की बात करते हैं, इसके विश्वास की बात करते हैं, बिहेवियर की बात करते हैं, तीन चीजें, ठीक है, कि उसके जो विचार हैं, विश्वास हैं और उसकी जो अलग अलग व्यवहार है ना, तो इन चीजों इन तीनों का संबंध किससे है? इन तीनों का संबंध कॉग्निटिव अप्रोच है, दिमाग से संबंधित है, ठीक है। संज्ञानात्मक जो दृष्टिकोण है ये तीनों इससे संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 में क्या पूछा है? विच पर्सनैलिटी ट्रेट्स इन्वॉल्व सैडनेस और इमोशनल इंस्टेबिलिटी, की कौन सी व्यक्तित्व विशेषता उदासी या भावनात्मक अस्थिरता को दर्शाती है? तो कौन सा दर्शाती है? एक्सट्रोवर्जन है, एग्रीबलनेस है, ठीक है, या कर्तव्यनिष्ठा है, या न्यूरोटिसिज्म है, कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? डी, न्यूरोटिसिज्म, विशिक्षुता, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या पूछा है कि दयालुता किस व्यक्तित्व विशेषता की विशेषता है? विच पर्सनैलिटी ट्रेट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय काइंडनेस, ठीक है। तो कौन सा है? एक्स्ट्रावर्जन है, बहिर्मुखता है, एग्रीबलनेस है, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करते हैं कर्तव्यनिष्ठा है, कंसाइनेस है, या डी अगर हम बात करें न्यूरोटिसिज्म है, तो कौन सा है यहाँ पर? ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ठीक है, एग्रीबलनेस, सहमतता, ठीक है। अगर हम बात करते हैं काइंडनेस की बात करते हैं, दयालुता की बात करते हैं, तो ये किससे संबंधित है? ये एग्रीबलनेस से, सहमतता से संबंधित है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है कि किस सिद्धांत ने व्यक्तित्व के तीन कारक सिद्धांत का सुझाव दिया? ठीक है। विच थ्योरी सजेस्टेड अ थ्री फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? किसने? गोल्ड गार्डन अल्पोर्ट ने, या रेमंड कैटल ने, मैक्रे और पोस्टा ने, या हंस आइजेनक ने? किसने? किसने सिद्धांत के मतलब किस सिद्धांत ने व्यक्तित्व के तीन कारक सिद्धांत का सुझाव दिया? ए है, बी है, सी है या डी है? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ठीक है। इसका राइट आंसर है डी, हेंस आइजेनक, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देख, कल भी हमने इनकी बात की थी, तो अभी तीन कारक सिद्धांत कौन से हैं? तो हमने कल बात की थी ना, एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन है, न्यूरोटिसिज्म है, या साइकोटिज्म है, मनोविकार है। तो ये तीन जो इन्होंने सिद्धांत दिए थे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है कि कौन सा व्यक्तित्व लक्षण कल्पना और अंतर्दृष्टि पर केंद्रित है? विच पर्सनैलिटी ट्रेट्स इज फोकस ऑन इमेजिनेशन एंड इंसाइट? एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीबलनेस, ओपननेस या न्यूट्रिसिज्म? कौन सा है? ए है, बी है, सी है या डी है? तो देखिए जब हम बात करते हैं कि कौन सा व्यक्तित्व लक्षण कल्पना और अंतर्दृष्टि पर केंद्रित है, तो यहाँ पे सीधा सा आंसर जो आएगा ओपननेस, खुलापन, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या पूछा है कि बहिर्मुखता एक व्यक्तित्व की विशेषता है, जिसकी विशेषता निम्न में से कौन सी है? एक्सट्रोवर्जन इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा है? लो एनर्जी इन सोशल सिचुएशन, की सामाजिक स्थिति में लो एनर्जी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रिजर्व बिहेवियर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। केयरफुल थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? जब हम बहिर्मुखता की बात करते हैं तो बातूनीपन, टॉकटिव, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंट्रोवर्ट्स, कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी लोग, मतलब जो लोग अपने में ही रहते हैं, उनकी विशेषता है? ध्यान का केंद्र बनना पसंद करते हैं, ठीक है। सेकंड, दोस्तों का एक बड़ा सामाजिक दायरा होता है। तो जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो दूसरों से अलग रहना पसंद करते हैं, तो कभी भी इंजॉइंग बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन, ये चीज उनके साथ नहीं होती। उनका सामाजिक दायरा बहुत छोटा होता है, ठीक है। वो अपने आप में सीमित होते हैं, ज्यादा ज्यादा एक दो लोगों के साथ, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। और दूसरे लोगों के साथ होने पर ऊर्जावान महसूस करते नहीं, बिल्कुल ऊर्जावान महसूस नहीं करते। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, प्रिफर सॉलिट्यूड, कि एकांत में, एकांत पसंद लोग होते हैं इस तरह के इंट्रोवर्ट्स, ठीक है।
Next question, question number 19. Neuroticism is a personality trait characterized by which of the following? कि न्यूरोटिज्म एक व्यक्तित्व विशेषता है जिसकी विशेषता निम्न में से क्या है? इमोशनल इंस्टेबिलिटी, भावनात्मक अस्थिरता, सोशलेबिलिटी, अल्ट्रुइज्म, परोपकारिता या कॉन्टिन्यूअस प्रतिस्पर्धात्मकता। तो क्या होगा 19 का आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो देखिए, जब भी हम न्यूरोटिज्म की बात करते हैं ना, ठीक है, तो इसका संबंध क्या होता है? हमारे भावनात्मक, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इमोशनल इंस्टेबिलिटी, उदासी, ठीक है, परेशानी, चिंता। तो इस तरह का जब न्यूरोटिसिज्म की बात आती है तो भावनात्मक अस्थिरता। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 में क्या पूछा गया है? तो 20 में पूछा गया है कि सकारात्मक व्यक्तित्व लक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कि पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? आक्रामकता, अहंकार, दयालुता या क्रोध। कौन सा होगा? एरोगेंस होगा, एग्रेसिवनेस होगा, काइंडनेस होगा, एंगर होगा? कौन सा होगा? जब हम एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी की बात करते हैं, सकारात्मक व्यक्तित्व की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा? सी, काइंडनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 21 की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या पूछा है? नकारात्मक व्यक्तित्व लक्षण वे हैं जो मददगार से ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट की बात की गई है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा नकारात्मक व्यक्तित्व लक्षण है? रिस्पेक्टफुल है, सम्मान पूर्वक है, बिल्कुल नहीं होगा ये। ठीक है, अविश्वसनीय, ठीक है, अनरिलायबल, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यपूर्ण, कंसिडर, विशालशील। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा? अनरिलायबल। ठीक है, एक नकारात्मक पर्सनैलिटी की, व्यक्तित्व की विशेषता। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में क्या पूछा है? कि व्यक्तित्व को डैश माना जाता है? पर्सनैलिटी थॉट टू बी शॉर्ट टर्म एंड इजीली चेंज, की अल्पकालीन और आसानी से बदल सकने वाला, जिसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं, कि जो शॉर्ट टर्म हो, आसानी से बदल जाए, या अल्पकालिक विशेषताओं का एक पैटर्न होता है, उसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं, या अनस्टेबल एंड शॉर्ट टर्म, अस्थिर और अल्पकालिक होता है, या लॉन्ग टर्म स्टेबल एंड नॉट इजीली चेंज। तो इनमें से पर्सनैलिटी की क्या विशेषता है, क्या गुण है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, जो दीर्घकालीन होती है, स्थिर होती है और आसानी से बदली नहीं जा सकती, इसे हम व्यक्तित्व कहते हैं, पर्सनैलिटी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में क्या पूछा गया है? कि लंबी समय से चले आ रहे लक्षण और पैटर्न जो व्यक्तियों को लगातार विशिष्ट तरीकों से सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में इससे पहले का जो क्वेश्चन है उससे रिलेट करता है कि लंबे समय से चले आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म यहाँ पे ट्रेड्स की बात की गई है, गुणों की बात की गई है, तो उसका संबंध किससे है? मनोविश्लेषणात्मक से है, टेम्परामेंट से है, स्वभाव से है, पर्सनैलिटी से, ह्यूमर से है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या पूछा गया है? कि डैश को व्यक्तित्व के पहले व्यापक सिद्धांत का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, डैश इज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो किसकी थ्योरी? हिपोक्रेट्स हैं, गैल हैं, वोंड है, या सिगमंड फ्राइड हैं? तो किसकी थ्योरी, जिनको पहले व्यक्तित्व के व्यापक सिद्धांतकार का इनको श्रेय दिया जाता है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? सिगमंड फ्राइड। ओके, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में क्या पूछा गया है? कि एक प्रारंभिक विज्ञान जिसने किसी व्यक्ति की खोपड़ी के हिस्सों के माप के साथ व्यक्तित्व को सहसंबंधित करने की कोशिश की, उसे किस रूप में जाना जाता है? फ्रेनोलॉजी कहा जाता है, मनोविज्ञान कहा जाता है, फिजियोलॉजी कहा जाता है, या व्यक्तित्व मनोविज्ञान कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ए है, बी है, सी है, डी है? तो इस तरह की जो हम बात करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इस तरह का जो मेजरमेंट है उसे फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 में क्या पूछा है? कि ईद, ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है ईद। तो ईद किस सिद्धांत पे काम करता है? ठीक है, द ईद ऑपरेट्स ऑन द डैश प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे काम करता है? ए, रियलिटी, बी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सी, प्लेजर, या डी, गिल्ट? तो यहाँ पर जब हम ईद की बात करें तो किस सिद्धांत पे काम करता है? रियलिटी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तत्काल संतुष्टि,
प्लेजर या गिल्ट किस सिद्धांत पे काम करता है? तो देखिए, यहाँ पे जब आपने ईद को अच्छे से जाना ना, तो आप सबको लगेगा कि आंसर है बी आंसर है, ठीक है? आप सबको लगेगा, क्योंकि इसमें तत्काल संतुष्टि की बात की जाती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर देखो सिद्धांत की बात की जा रही है कि किस सिद्धांत पे ईद काम करता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा प्लेजर होगा। और फिर आपको लगेगा कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो प्लेजर सिद्धांत है ना, इसी सिद्धांत के अंदर ही तत्काल संतुष्टि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्लेजर होगा, ठीक है? क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन प्लेजर का ही एक भाग है। तो यहाँ पे थ्योरी की बात की जा रही है ना, कि द ईद ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल, कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल होगा, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर, खुशी का सिद्धांत, और इसी के अंदर तत्काल संतुष्टि आती है, ठीक है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में क्या पूछा है कि आपकी अपनी क्षमताओं में आत्मविश्वास के स्तर को किस रूप में जाना जाता है? योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर ऑन एबिलिटीज इज नोन एज क्या? सेल्फ स्टीम, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ एफिकेसी, किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। तो राइट आंसर होगा डी, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट? तो कौन सा नहीं है? एमएमपीआई, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, या रोसर्च इंक ब्लड टेस्ट, या थीमेटिक एब्सेप्शन टेस्ट, या रोटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैक? तो इनमें से कौन सा टेस्ट है जिसको जो एक प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है? राइट आंसर इसका क्या है 28 का? ए है, बी है, सी है या डी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? कौन सा इसमें एक प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है? तो राइट आंसर इसका क्या है? ए, ठीक है, एमएमपीआई। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 में क्या पूछा है यहाँ पर कि एक व्यक्तित्व आकलन जिसमें व्यक्ति अस्पष्ट उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, अचेतन भावनाओं, आवेगों और इच्छाओं को प्रकट करता है। तो इस तरह के जो मेजरमेंट है, असेसमेंट है, इसको हम क्या कहेंगे? सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री कहेंगे, प्रोजेक्टिव टेस्ट कहेंगे, ठीक है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री कहेंगे, या मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर कहेंगे? तो क्या कहेंगे? ठीक है, कि जब एक व्यक्तित्व आकलन जिसमें व्यक्ति अस्पष्ट उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, अचेतन भावनाओं, आवेगों और इच्छाओं को प्रकट करता है, ठीक है, जैसे हमने कल भी बात की थी। तो इस तरह का जो असेसमेंट है उसे हम क्या कहेंगे? ए है, बी है, सी है या डी है? तो राइट आंसर क्या होगा? इस तरह का जो असेसमेंट है इसको हम प्रोजेक्टिव टेस्ट कहेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 30, कि कौन सा व्यक्तित्व मूल्यांकन या आकलन सत्य असत्य प्रश्नों की एक श्रृंखला का उपयोग करता है? तो इसमें से कौन सा ऐसा आकलन है, कौन सी ऐसी क्वेश्चनेयर है, ठीक है, जो पर्सनैलिटी उसको असेस करने का, जो सत्य असत्य प्रश्नों की एक श्रृंखला का उपयोग करता है? एमएमपीआई है, टीएटी है, थीमेटिक एब्सॉर्प्शन टेस्ट है, ठीक है, या रोटर कंप्लीट सेंटेंस ब्लैंक है, या मार्स ब्रिक्स टाइप इंडिकेटर है? तो कौन सा है? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा, जो सत्य असत्य प्रश्नों की एक श्रृंखला का उपयोग करता है, तो राइट आंसर इसका होगा ए, ठीक है। तो इस तरह से ये 30 क्वेश्चन का सेट था। तो इसको देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो कल एक और वीडियो के साथ आएँगे, इसका जो अभ्यास है 3, जिसमें कुछ और टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तब तक अपनी तैयारी को अच्छी कीजिए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।